नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पूरी जो कंसेप्चुअल जानकारी है, फैक्चुअल जानकारी है, जो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे एमपीपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे आप कॉलेज लेवल का एग्जाम हो, तो आप सभी के लिए बेनिफिशियरी रहे। तो अब भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, तो पहले प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, फिर इसके अंदर चलने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रियम्बल को देखेंगे। तो इसमें है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे पूरे संविधान की प्रस्तावना है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें समझते हैं अंदर। तो पहले हम ये देखिए, जो प्रस्तावना है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको प्रस्तावना को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, इसको हम उद्देश्य का भी बोल देते हैं। उद्देश्य का भी बोल देते हैं। इसको कभी कभी हम संविधान का दर्शन भी बोल देते हैं। और प्रस्तावना है, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि प्रस्तावना को किन अन्य नामों से जाना जाता है या फिर दूसरा कोई नाम दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको उद्देश्य का भी बोलते हैं और संविधान का दर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि जो हमारी प्रियम्बल है ये शामिल कैसे की गई, कैसे हमने भारतीय संविधान में इसको शामिल किया, इसका शामिल करने का उद्देश्य क्या था। तो देखो, हम भारत का संविधान बना रहे थे। तो भारत का संविधान बना रहे थे, हमें अपने नागरिकों के लिए क्या प्रदान करना है, क्या अधिकार देना है, क्या स्वतंत्रता देना है, इस चीज के बारे में हमें अपने समाज को कैसा बनाना है और हमें अपने राष्ट्र को कैसा बनाना है, इन सब के लिए हमें आवश्यकता थी कि हम कुछ ऐसी चीज को लिखें कि जिससे हमें पता चल जाए कि हम इन इन लोगों के लिए ये करने वाले हैं। तो वैसे जैसे आपने कोई भी बुक देखा होगा तो उसकी एक प्रीफेस लिखा रहता है, उसकी एक प्रस्तावना लिखी रहती है कि ये बुक किस बारे में, इसका आपको क्या फायदा मिलेगा, किनको लक्षित करके लिखी गई है। वैसे प्रियम्बल है, ये संविधान का दर्शन है। ये पहला प्रश्न है जहां से आपको संविधान का दर्शन हो जाता है कि भारत का संविधान कैसा है। इसमें हमने नागरिकों के लिए क्या दिया, राष्ट्र के लिए कैसा बनाया और समाज के लिए कैसा चीजें बनाई है। ये सारी चीजें इसमें आपको, इसमें जो मूल शब्दों में आपको दर्शन हो जाएंगे कि हमारी प्रियम्बल ऐसी है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल है हमारी। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रियम्बल आई कैसे संविधान में। तो आपको याद हो, मैंने संविधान सभा पढ़ाते हुए बताया था कि 13 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसमें इन सारी बातों को शामिल किया गया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया। तो ये आपको याद रखना है। तो एक था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश कब हुआ था, 13 दिसंबर 1949 को इसको पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने इसको पेश किया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमारी प्रस्तावना बनाया गया। तो उसकी सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया कि हमारे संविधान का दर्शन क्या हो। पहली बात आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जो प्रस्तावना है, तो जो प्रस्तावना हमने कहां से ली, ये कहां से प्रेरित होकर हमने ऐसी प्रस्तावना को लिखा है। तो
तो इसको आपको एक याद रखना है फैक्ट। दूसरा, जो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है या इसकी जो शब्दावली है वो हमने कहां से ली है, तो वो हमने ली है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया, तो वहां पर प्रस्तावना को लिखा गया, ऐसे ऐसे कुछ चीजों को शामिल उसमें किया गया, तो हमने वहां से प्रेरित होकर या हमने उसकी शब्दावली से प्रेरित होकर हमने अपने प्रस्तावना को एक ड्राफ्ट तैयार किया। एक महत्वपूर्ण बात आपको और याद रखना है इसमें कि जो इसकी जो भाषा है और इसकी जो मूल भावना है वो कहां से प्रेरित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ध्यान रखना है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया से। इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। एक अन्य बात आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है। प्रस्तावना पूछा जाता है कि कितनी बार संशोधन हो चुका है, ठीक है, तो ये बात है, आपको एक और याद रखना है। प्रस्तावना में संशोधन तो कितनी बार हुआ है, एक बार। तो एक बार हुआ है, तो कब हुआ है, तो एक बार इसमें हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें एक बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया है। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन तो हो गया, तो इसमें क्या संशोधित किया गया, तो इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है, बल्कि 3 शब्द और जोड़े गए हैं। तो वो 3 शब्दों के बारे में आपको पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो आपको 3 शब्द याद रखना है यहां से। तो वो 3 शब्द है, यहां लिख देते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया कि ये प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव के तहत आई है। फिर उसके बाद प्रस्तावना की जो प्रेरणा या मूल शब्दावली यूएसए के संविधान से ली गई है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में जो संशोधन कितने बार किया गया है, तो इसमें एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किस किस निर्णय में कहा कि संविधान का भाग है या भाग नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है, ये किस केस में कहा गया। तो सबसे पहले एक केस हुआ बेरूबाड़ी यूनियन वाद। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसमें संशोधन तब तक नहीं किया गया। तो ये संविधान का भाग नहीं है, किस संविधान किस में कहा गया था, बेरूबाड़ी यूनियन वाद या मामला 1960। तो इसमें कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। दूसरा होता है ये संविधान का भाग कब बोला इन्होंने, तो संविधान का भाग है ये बोला गया आपका जो 1973 में हुआ था केशवानंद भारती वाद,
केशवानंद भारतीय वाद 1973। तो इसमें बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 1976 में फिर इसमें संशोधन भी हुआ। 1973 में ये बोल दिया गया, फिर उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें एक बार संशोधन भी किया जा चुका है। तो ये आपको एक भी याद रखना है कि संविधान का भाग नहीं है, किसमें बोला गया था, फिर संविधान का भाग है किस केस में बोला। तो ये आपको दोनों केस के नाम याद रखना है। एक बात और यहां से पूछा जाता है, वो भी आपको याद रखना है। एक चीज पूछी जाती है कि जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना में जो आपको शब्द दिखाई दे रहे होंगे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये शब्द कहां से लिए गए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द कहां से लिए गए? तो ये कहां से प्रेरित थे? तो ये प्रेरित थे आपका फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, और हमने इनको स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्दों को अपने संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया, ठीक है। तो प्रस्तावना के बारे में जो मूल तथ्य थे वो मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना को उद्देश्य का और संविधान का दर्शन कहा जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव के तहत इसको शामिल किया गया। प्रस्तावना की प्रेरणा हमने यूएसए से ली, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। फिर प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसको बोला गया था कब? बेरूवाड़ी यूनियन मामले में बोला गया कि संविधान का भाग नहीं है। फिर संविधान का भाग है ऐसा कब बोला गया? केशवानंद भारती वाद 1973 हुआ था उसमें, ठीक है। फिर इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द फ्रांसीसी क्रांति से शामिल किए गए। फिर अच्छा, अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं। इसको संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान की आत्मा कहा कि जो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। फिर एक आता है कि संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा। तो संविधान का परिचय पत्र है ऐसा कहा था पालकी वाला ने, फाल्की वाला, ठीक है। ये 2 बातें याद हो गई। तीसरी बात है, इसे संविधान का जो हॉर्सोस्कोप किसने कहा? यानी कि जन्म पत्री, संविधान की जन्म पत्री किसने कहा? तो के.एम. मुंशी जी ने इसको संविधान की जन्म पत्री कहा, ठीक है। तो ये हमारी जो फैक्चुअल डाटा था प्रस्तावना के बारे में जो हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है प्रत्येक पॉइंट से, तो आपको प्रत्येक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रस्तावना में हमने इनको जो मूल फैक्चुअल डाटा था वो पूरा पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर की मूल बातें, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसमें, अब हम इसमें अंदर शब्दों पे जाने की बात करेंगे। तो हम शब्दों में देखेंगे, हमने देखा कि संविधान में 3 जो प्रस्तावना है उसमें 3 लोगों के लिए विशेष बातें की गई है। पहला कि हमें अपने देश को कैसा बनाना है, उसका संगठन कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा। दूसरा, उसके नागरिकों को हमें क्या क्या प्रदान करना है। तीसरा, हमें समाज के लिए क्या करना है, कैसा सामाजिक संरचना बनानी है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। हम भारत के लोग, यहां से पूछा जाता है सबसे पहले, हम भारत के लोग, इस शब्दावली से क्या आशय है? तो हम भारत के लोग शब्दावली से आशय है कि जो संविधान के निर्माण करने का काम है, जो संविधान को बनाने का काम है, वो
संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से किया है और भारत की जनता ने इसको अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है। इन शब्दों को समझे। अंगीकृत करने का मतलब है हमने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि हमने इसको स्वीकार किया है, हमने बनाया है। ठीक है। अधिनियमित यानी कि हमने बिल्कुल अधिनियमित कर लिया, कानून तरीके से बना लिया। अगर हम संविधान को उल्लंघन करेंगे तो सजा भी हमें मिलेगी। और फिर आत्मार्पित यानी कि हमने इसको हृदय में सजो रख के रखा है कि हम इसका पालन करेंगे, कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। तो जो हम भारत के लोग हैं, इससे शब्दावली से तात्पर्य ये है कि भारत की जनता की ओर से संविधान सभा ने संविधान को निर्माण करने का कार्य किया है। दूसरी बात यहां से आपको निकल के आ रही है कि पूरे संविधान में शक्ति का स्रोत कौन है, तो जो भारत की जनता है वो शक्ति का स्रोत है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है यहां से शक्ति का स्रोत कौन है संविधान में, तो है भारत की जनता या भारत के नागरिक। तो भारत के जो नागरिक हैं, भारत की जो जनता है वो शक्ति का स्रोत है। ठीक है, यहां से पूछा गया है क्योंकि यहां पहले हमने लिख दिया। तो हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही आपका यूएसए में स्टार्ट हुआ था, है ना, तो बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो वैसे हमने यहां से प्रेरित करके लिखा कि हमें संविधान का जो शक्ति का स्रोत बनाना है वो नागरिकों को बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत बहस हुई थी कि हम प्रस्तावना को स्टार्ट कहां से करें। बहुत से लोगों ने इसमें देवी देवताओं के नामों से स्टार्ट करने का बोला, कुछ ने किससे बोला। तो जो अंतिम में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक कहा कि हम शक्ति का स्रोत रखेंगे, वो भारत की जनता रखेंगे, तो हम भारत के लोग से इसको स्टार्ट करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। तो इसको उनकी बातों को माना गया और इसमें हमने शामिल किया। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत को कैसा बनाना है। तो हमने बताया भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन चीजों को हम लिखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे क्या आशय है इस बात को हम समझेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि जो भारत है आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, यानी कि हमारे ऊपर देश किसी भी देश का अधिकार नहीं है। हम अपने आंतरिक निर्णय, हमें अपने देश में क्या करना है, हम अपने बाहरी निर्णय, यानी कि हमें दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे बनाना है, हमारी विदेश नीति क्या होगी, लोगों के साथ में नीति हमारी क्या होगी, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। किसी भी बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, किसी भी बाहरी देश का हमारे ऊपर दबाव नहीं है। तो इसका आशय ये है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि यानी कि हम आंतरिक और बाह्य रूप से भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। फिर दूसरा शब्दावली आती है यहां से समाजवादी, यानी कि हमने अपने देश को कैसा बनाया है, समाजवादी। अब समाजवाद का जो तात्पर्य लिया जाता है पश्चिम में, उससे हम दूर है। पश्चिम में बोला जाता है कि समाजवादी जो देश होता है उसका तात्पर्य है कि सभी उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा और वो बंटवारा करने का काम करेगा, सभी में बराबर बांटने का। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में क्या कहा गया, तो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। कैसा समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा होता है, तो यहाँ पे बोला गया कि हमें किसी की संपत्ति नहीं छीननी है, यानी कि निजी संपत्ति बनी रहेगी, पर सरकार का काम क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाएगा और उसके द्वारा गरीबों का कल्याण करने का प्रदान करेगा, का प्रयास करेगा। ये भारत का प्रयास है। तो हमने जो समाजवाद का रूप है कि सभी का कल्याण होना चाहिए, लेकिन तरीका हमारा अलग है। हमें किसी से छीनना नहीं है संपत्ति को, बल्कि हमें राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना है और गरीबों का कल्याण करना है ताकि सभी आर्थिक रूप से बराबर हो सके। तो ये समाजवादी जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को हमने अपनाया है। ठीक है, फिर आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। अब ये पंथ निरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? अच्छा, इसका पश्चिम का नेगेटिव वर्ड नहीं लेना है। वहां का पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि कोई भी पंथ नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं। भारत में क्या है, पंथों की अधिकारिता है। यहाँ बहुत अलग अलग पंथों को मानने वाले लोग हैं। उनका मानना है कि कोई अलग अलग हमारे रास्ते हैं जो ईश्वर को पहुंचाते हैं। तो भारत ने इसका सम्मान किया है कि यहाँ पर कोई भी धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि बोला गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा,
और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो दो बात है, भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, आप व्यक्ति का धर्म है, अपने अपने अनुसार मान सकते हैं, जिसको जो मानना, चाहे जैन मानो, चाहे सिख मानो, बौद्ध मानो, जिसको जो मानना है वो मान सकता है। दूसरी बात कि ये राज्य है सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा है। तो फिर ये पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये होता है, ठीक है। ये अम्बेडकर जी ने सुझाया था, उन्होंने दो मीन्स बताए थे, उसको शामिल किया। फिर हम देखते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। एक लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, इसका मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, हम इनको दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। लोकतांत्रिक पहले देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं गणराज्य के बारे में। तो लोकतांत्रिक क्या होगा, यानी कि क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने का काम करते हैं। हम अपने चुनाव में प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो देश को चलाने का काम करते हैं, वो भारत की जनता की ओर से चुने जाते हैं। तो लोकतांत्रिक चीज जहां पे होती है वहां पे एक सरकार होती है, एक चुनी हुई सरकार होती है जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो भारत में भी हमने ऐसी व्यवस्था को अपनाया है कि यहाँ पर क्या होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं जो जनता के भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यानी कि इसमें जनता चुनाव में खड़ी भी हो सकती है और मतदान भी कर सकती है। जिसका मन है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, और इसमें मतदाता भी बन सकते हैं, आप किसी को आप चुन भी सकते हैं अपने प्रतिनिधि को। तो ये लोकतांत्रिक शब्द से ये यहाँ पर लगाया जाता है। फिर एक गणराज्य शब्द है, गणराज्य को भी हम देख लेते हैं। गणराज्य, अब ये गणराज्य क्या होता है, तो गणराज्य एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे जो राज्य का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा वो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि जहां पर कोई भी पद वंशानुगत नहीं होता, सभी पद जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था को गणराज्य बोला जाता है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भले ही होता है, तो इसलिए हम भारत को क्या बोलते हैं, गणराज्य है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नागरिकों के लिए हमने क्या किया है, तो हमने राष्ट्र को ऐसा बनाया है, ये राष्ट्र के लिए बातें हो गई। अब नागरिकों की, उसके समस्त नागरिकों हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। न्याय, हमने न्याय की बात की है, तो न्याय देना है तो कितने प्रकार का न्याय, तीन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो न्याय क्या होता है, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाए, सभी को अपना हक मिले, यानी कि सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी परिस्थितियां प्रदान की जाए, तो वैसी व्यवस्था न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है। तो भारत में देखो तीन प्रकार की समस्याएं विद्यमान रही हैं, तो तीनों प्रकार की समस्याओं को अगर सुलझा दिया जाए, सभी को बराबर दे दिया जाए, सभी का विकास के बराबर मार्ग उपलब्ध करा दिया जाए, तो न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो हमने पहले देखा जो समाज में हमने देखा कि किसी वर्ग को, विशेष वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, किसी वर्ग में क्या होता था, शोषण के शिकार रहते थे, है ना। ये हमने अपनी सामाजिक संरचना में, सामाजिक ढांचे में हमें देखने को मिलता है, जहां पर हायरार्की बनी हुई है ना। तो वहां पे क्या है, वहां पर आपको असमानता दिखाई देती है, वहां किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार दिखाई देते हैं, तो हमें इन विशेषाधिकारों को समाप्त करके समानता समाज में स्थापित करना है, तो वही सच्चा न्याय। दूसरी बात है आर्थिक, यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर है और कोई व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, जहां पर खाने के लिए भी उसको लाले पड़ रहा है कि वो एक दिन का भी नहीं कमा पाता जितना वो खा पाए, तो उसके पास इतनी भी संपत्ति नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें गरीबों का कल्याण करना है, ताकि उनको भी एक मानक, एक अच्छी स्थिति प्रदान की जा सके। तो हमें आर्थिक रूप से जो असमानता विद्यमान है उसको समाप्त करना है, सभी को बराबर लाना है। फिर राजनीतिक न्याय, अच्छा राजनीतिक क्या न्याय क्या होगा, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार और चुनाव में खड़े होने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यही हमारा क्या होगा, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय ये है। तो मैंने तीनों न्याय की बात कर ली, अब आते हैं स्वतंत्रता की बात।
स्वतंत्रता, फ्रीडम। अब स्वतंत्रता क्या होती है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है, इस बात को ध्यान रखना है। तो स्वतंत्रता पहली बात हम देख लेते हैं कितनी प्रकार की है। पहले हम देखेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी, लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं। दूसरे की स्वतंत्रता को आप नहीं छीनेंगे। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उनके लिए आपको छूट दी जाए कि आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ताकि अपना विकास कर सके, दूसरे के विकास में बाधक ना बने, तब वो स्वतंत्रता है। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक या आध्यात्मिक दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है। आपको यहां पर आपको दिखा रहे होंगे पेयर 2, एक तो विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना। ये आपका भौतिक विकास के लिए आवश्यक है और ये आपका आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, दोनों अलग है। तो विचार और अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचार प्रकट कर सको, आपके मन में जो आ रहा है, तब तो आप स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति, आपके मन में विचार आया, उसको आपने प्रकट किया, तो वो हो जाएगा अभिव्यक्ति। फिर आएगा विश्वास, यानी कि आपका किसी भी धर्म में विश्वास है, किसी भी ईश्वर में विश्वास है, तो आप रख सके, आपको धर्म उसमें हस्तक्षेप ना करे, तब तो आप स्वतंत्र हैं। फिर किसी भी धर्म को माने, कोई भी आपकी उपासना की पद्धति हो, पूजा पद्धति हो, उसको माने, तो वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। अब समता या समानता, तो समता की बात करेंगे, इक्विटी। तो 2 प्रकार की इक्विटी दी गई है आपको, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अच्छा, इससे क्या होगा? अब समानता का मतलब होता है कि समाज में सभी लोग समान हैं। तो प्रतिष्ठा यानी कि इसमें बोला गया है कि सभी लोग समाज में रहते हैं और सबकी गरिमा है, सबकी यानी कि इज्जत है, तो वो उस प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे, तब तो समता है समाज में। दूसरा, अवसर यानी कि सभी को बढ़ने के समाज में समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैटेगरी को आप दबा के रखें, उनको बढ़ने का अवसर नहीं दें, क्योंकि अगर भारत का विकास करना है तो फिर सबको बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये हमारा समता हो गया। अब हो गया गरिमा, व्यक्ति की गरिमा यानी कि व्यक्ति को क्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, कोई उन पर दबाव नहीं बनाएगा, कोई अपने साथ चलाने का प्रयास नहीं करेगा। अब आ जाओ यहां पर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। यहां पर है आपका एक शब्द बंधुता। बंधुता कैसी होनी चाहिए? जो एकता को बढ़ाए और अखंडता को बढ़ाए। हम देखते हैं कि भारत में क्या होता है कि बहुत धर्म वाले लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारा कल्चर है, तो बहुत डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता, इसलिए हमारे भारत को कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें भारत को एकता में बांधे रखना और अखंड बनाए रखना, यानी कि तोड़ने ना देना। तो ये कब होगा? जब बंधुता होगी, जब हम सब में भाईचारा होगा। तो प्रत्येक भारत की जनता के बीच में, प्रत्येक लोगों के बीच में जब तक बंधुता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, तब तक हमारा देश एकता के सूत्र में नहीं बंधेगा, ना ही हमारा देश अखंड रह पाएगा। तो हमें बंधुता स्थापित करनी है लोगों में, ताकि हम एकता और अखंडता स्थापित कर सकें। तो इन सबको हमने देख लिया, ये तारीख लिखी हुई है कब कब हमने इसको अंगीकृत किया। तो ये सब हमने प्रस्तावना के बारे में हमने देख लिया है कि प्रस्तावना में जो मूल शब्द थे उनका क्या मीन्स है, क्या मतलब है। तो आज हमारी प्रस्तावना की क्लास हमारी समाप्त होती है। आपको इसमें याद रखना है, जो हमने सबसे पहले फैक्चुअल डाटा बताने का प्रयास किया था, फिर हमने इसके कंसेप्ट को बताया कि इसमें किस चीज का क्या मतलब है। बहुत अच्छे से आपको देखना है और अगला हम टॉपिक लेके आएंगे इसके बाद। फिलहाल के लिए धन्यवाद।